अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल खियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कल हमने डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्विकली रिकॉल करूंगा। हमने 4 ग्रिड डिस्कस की अपने सिलेबस की। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल ठीक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एथिक्स। पांच से 10 नंबर का पेपर, वेटेज। बच्चे, सेकंड वन इनकम टैक्स। मैं इसको सिंपल कर रहा हूं, हेड्स ऑफ इनकम। फिफ्टी टू 55 मार्क्स का पेपर इसमें से एग्जामिनर हमसे पूछेगा। थर्ड वन इनकम टैक्स, अगेन एडमिनिस्ट्रेशन। इसको याद करवाने के लिए मैंने आप लोगों के सामने 3 वर्ड यूज किए थे। फर्स्ट वन रिटर्न्स, सेकेंड वन assessment, third one and the last one and appeals. Returns, assessment, appeal। बच्चे 10 to 15 मार्क्स का पेपर इसमें से एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन सेल्स टैक्स। ट्वेंटी 25 से 30 मार्क्स, कुछ कम ज्यादा। So we bifurcate our syllabus into 4 different grids. First one system, objective, constitutions, and the last one ethics. Second one income tax, and third one income tax also. सेकेंड वन और थर्ड वन में फर्क क्या है? सेकेंड वन में हम कैलकुलेशन सीखेंगे हेड ऑफ अकाउंट्स की। लेट्स सपोज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनकम्स। फर्स्ट वन सैलरी, अगर किसी के यहाँ मुलाजमत करें और उस मुलाजमत से जो भी पैसा मिले हमने उसे सैलरी के तौर पे ट्रीट करना। इवन दो वो हमें गाड़ी भी दे दे, वो हमें घर दे दे, वो सैलरी में ही क्लासिफाई होगा। तो हमने क्या सीखना है? हमने ये सीखना है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप की वजह से आपको किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट मिले वो सैलरी बन जाती है आपकी। सेकेंडली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसके मालिक हैं, आपने उसे किराए पे दे दिया और जो किराया आपको मिल रहा है वो आपकी इनकम कहलाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से जो भी इनकम कमाएंगे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में।
अच्छा, बिजनेस में कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें कैटेगराइज की जाएंगी, क्लासिफाई की जाएंगी, वो बातें हम विद द पैसेज ऑफ टाइम पढ़ते चले जाएंगे। हमारे पास, जैसे मैंने बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कुछ हमारे पास इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, अगर हम उनको डिस्पोज ऑफ कर दें, उनकी डिस्पोजल पे होने वाला गेन कैपिटल गेन कहलाता है। ये फोर्थ हेड हो गया। फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन, जो फोर्थ हेड में क्लासिफाई ना हो सके, उसको हम एक सबसे आखिरी हेड में क्लासिफाई कर देते हैं, उसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसकी कैलकुलेशन हमने सीखनी है सेकंड वन, बी ग्रेड। थर्ड वन में एडमिनिस्ट्रेशन, के हमें इंफॉर्मेशन सबमिट करवानी थी, अगर इंफॉर्मेशन हमने सबमिट नहीं करवाई या सही से सबमिट नहीं करवाई, उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ एरर्स थी, तो हमारी असेसमेंट ओपन हो सकती है, हमारा ऑडिट ओपन हो सकता है। और अगर ऑडिट इशू हो गए और हम उस ऑर्डर से खुश नहीं है, तो फिर हम अपील कर सकते हैं। अपील किसके सामने जाके की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, उसके फॉर्म कौन कौन से, ये सब बातें हम रिटर्न्स, असेसमेंट, अपील, एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स में जाके डिस्कस कर रहे होंगे। और सबसे लास्ट में सेल्स टैक्स, इसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। फर्दर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पेपर, क्विकली रिकॉल कर रहा हूं, फिर टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। हमने पेपर के दो हिस्से कर दिए थे। फर्स्ट वन न्यूमेरिकल पोर्शन और दूसरा थ्योरेटिकल पोर्शन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने एक और पार्ट भी बना दिया था, एक एमसीक्यूज का, याद है जी आप? 10 मार्क्स के एमसीक्यूज तो आने ही आने। इसके बाद अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल्स और इसी तरह से 45 मार्क्स तक के थ्योरेटिकल पोर्शन अप्रोक्सीमेटली। तो भाई न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा तकरीबन 50% ऑफ द पेपर कवर हो रहा है। अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें, तो मेरा ख्याल है थ्योरी भी साथ साथ तैयार होती चली जाएगी। न्यूमेरिकल तो हम सीख ही रहे हैं, पेपर पास करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमने प्लान बनाया था, हमने किस सीक्वेंस से पढ़ना है, तरतीब हमारी क्या होगी, अगेन डिसाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स हेड ऑफ अकाउंट। सेकंड वन फिर हम पढ़ेंगे बच्चे सेल्स टैक्स। थर्ड वन पे और फोर्थ वन एंड द लास्ट वन पे सीक्वेंस इंशाल्लाह मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह भी इसमें। तो बच्चे मैं स्टार्ट कर रहा हूं इनकम टैक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट से बात शुरू करूंगा। आईकैप की किताब का अगर हम चैप्टर डिस्कस करें तो चैप्टर नंबर 4 है। ठीक हो गया जी बच्चे? उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था कल, हमने सबसे पहले वर्ड बोला था पर्सन, और बोला क्या, किसी भी पर्सन की इनकम इस इनकम पे इंपोज होने वाला टैक्स। बिल्कुल ठीक हो गया, इंपोज हो गया। किसी भी पर्सन की इनकम पे इंपोज होने वाले टैक्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के कितने हेड्स हैं? 5। कितने हेड्स हैं? 5। कितने हेड्स हैं जी? 5। फर्स्ट वन इनकम फ्रॉम सैलरी, शॉर्ट में यूज कर दूं वर्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड वन इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी इनकम। साथ साथ आपने याद भी करते चले जाना। फर्स्ट वन इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी की इनकम, और सेकंड वन प्रॉपर्टी इनकम या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। थर्ड वन इनकम फ्रॉम बिजनेस या बिजनेस इनकम। फोर्थ वन कैपिटल गेन। Fifth one and the last one, income from other source. तो इनकम के कितने हेड्स हुए? 5. There are 5 heads of income. First one salary, शाबाश. Second one property. Third one शाबाश. Fourth one capital gain. Fifth one and the last one जो फोर्थ में क्लासिफाई नहीं होगी उसको हम फिफ्थ वन में, इसी वजह से इसको कहते हैं रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। रेजिडू आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, जो चीजें बच जाती थी एट द एंड उसको हम कहते थे ये रेजिडू है। तो वो जो इनकम बच गई और इन चारों में क्लासिफाई नहीं हो सकी, अब वो रेजिडू है। अब उसको किस में क्लासिफाई करते? अदर सोर्स। गॉट इट? देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। शाबाश। फर्स्ट वन सैलरी, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन। बिल्कुल क्लियर है बच्चे? पर्सन को बच्चे हमने कैटेगराइज किया था। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। फर्स्ट वन इंडिविजुअल, सेकंड वन एओपी। एओपी स्टैंड्स फॉर, शाबाश, एसोसिएशन ऑफ। एओपी स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्संस। डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी नाम से हमें पता चलना चाहिए ये पार्टनरशिप होती है। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने। थर्ड वन कंपनी, बिल्कुल ठीक हो गया। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन गवर्नमेंट। डिटेल में डेफिनेशन बाद में डिस्कस करूंगा, कौन कौन सी गवर्नमेंट इसमें फॉल करेगी। बिल्कुल क्लियर है बच्चे? अब किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, एओपी हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट को भी इग्नोर करें। इंडिविजुअल हो, एओपी हो, कंपनी हो, इसकी इनकम पे इंपोज होने वाला टैक्स क्या कहलाए? अभी बहुत सिंपल सी मैंने आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस की है, डिटेल कॉन्सेप्ट हम विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक हो गया? स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा बच्चे, ये इनकम कितने पीरियड की होनी चाहिए? हाँ, शाबाश। इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसे कहते हैं टैक्स ईयर। क्या कॉन्सेप्ट हुआ? अब हमारा आज का टॉपिक कौन सा है? टैक्स ईयर। स्टार्ट करते हैं जी। There are 3 types of tax years. First one, normal tax year. Second one, special tax year. Third one and the last one, transitional tax year. How many types of tax year are there? First one, second one, third one. How many types of tax years are there? 3. First one, second one, third one. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बच्चे नॉर्मल टैक्स ईयर्स। बच्चे सबसे पहले अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। कितने माह की मुद्दत? 12 माह की मुद्दत। बिल्कुल ठीक हो गया। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अ पीरियड ऑफ बिल्कुल ठीक हो गया जी।
अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, कितने माह की मुद्दत है? 12 माह की मुद्दत। बिल्कुल ठीक हो गया। लेट वी से एकम जुलाई 2026 ending on 30th June 2027। अब अगर मंथ काउंट करें तो मुझे बताइएगा 12 माह बन रहे हैं नहीं बन रहे? बन रहे, काउंट कर ले। जुलाई अगस्त, 2 माह होंगे ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड जून, 12 माह पूरे हो गए। कितने माह हो गए जी? 12 माह। तो बच्चे मुझे बताइएगा अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, अ पीरियड ऑफ, तो पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, अ पीरियड ऑफ। सेकंड कंडीशन क्या? एंडिंग ऑन 30th जून। खत्म किस डेट पे हो रहा हो? एंडिंग ऑन, खत्म किस डेट पे हो रहा हो बच्चे? तो इसकी लास्ट डेट कौन सी है बच्चे मुझे बताइएगा, लास्ट डेट कौन सी है? बिल्कुल ठीक हो गया, लास्ट डेट कौन सी है? 30th जून। तो बच्चे लास्ट डेट अगर 30th जून हो, 12 माह की मुद्दत वाला टैक्स ईयर, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? नॉर्मल टैक्स ईयर। तो अभी दो बातें आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी। फर्स्ट वन क्या? अ पीरियड ऑफ, कितने माह की मुद्दत? 12 माह। और उसकी आखिरी तारीख क्या होनी चाहिए? 30 जून। उस साल की आखिरी तारीख क्या हो? तो इस टैक्स ईयर को क्या बोलेंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर। क्या बोलेंगे? माली साल है ना, पाकिस्तान का माली साल, हाँ बजट ईयर भी कह सकते हैं जी, बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी को हम कहते हैं टैक्स ईयर। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th, अ पीरियड ऑफ एंडिंग ऑन 30th। क्लियर हुआ? शुरू डेट बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही। वो अब यकम जून को नॉर्मली जून के फर्स्ट वीक में प्रेजेंट हो जाता है, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे कि किसके सामने प्रेजेंट होना होता है, फिर स्टेटमेंट कौन सी बनती है, वो स्टेटमेंट किसके सामने फिर जाती है, बहस मुबासा कैसे होगा, वो सब बातें वो कॉन्स्टिट्यूशन की वेरी कर सकते। ठीक है जी। तो बच्चे अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है, हमने स्टार्टिंग डेट की बात नहीं करनी, घो के वो सेम ही क्यों ना, हमने हमेशा किसकी बात करनी? एंडिंग डेट। बच्चे बात क्लियर होगी यहाँ तक? अ पीरियड ऑफ एंडिंग ऑन। अब प्रॉब्लम है एक, बड़ी अच्छे तरीके से समझनी है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है बच्चे। अगर मैं देखूं तो इसके 6 माह कैलेंडर ईयर 2026 में है, 6 माह है ना, तो इसका मतलब है इसके 6 माह 2026 में है और 6 माह ही 2000। अगर मैं ये बोलूं कि ये टैक्स ईयर 2026-27 है, ये तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब मुझे एक साल से बताना है कि या तो ये 26 है या 27 है, तो मैं कैसे मेंशन करूं कि भाई ये टैक्स ईयर कौन सा है? उसके लिए हमें इसको डोनेट करना है, मतलब डिनोशन। इसके डोनेशन क्या है, इसको कैसे डिनोट किया जाए? क्लियर हो गया? रिप्रेजेंट करना है इसे। तो बच्चे इसको जाहिर किया है, मतलब लिखा जाएगा बाय द कैलेंडर ईयर। उस कैलेंडर ईयर से हमने लिखना है, मींस अब कोई एक कैलेंडर ईयर या 27 का वर्ड यूज करें या 26 का वर्ड यूज करें, कौन सा एक यूज करना है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इसके लिए एक रूल पढ़ लेते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, यही है, बट हम सेंटेंस थोड़ा सा याद करने के लिए डिस्कस कर लेते हैं। डिनोट किया जाएगा बाय द कैलेंडर ईयर इन विच, जिसमें, इन विच 30th जून फॉल्स। जिस कैलेंडर ईयर में 30 जून की तारीख आएगी
उस कैलेंडर ईयर से इसको रिप्रेजेंट करना है। बात क्लियर हो गई? जिस कैलेंडर ईयर में 30, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है तो आप कहेंगे 1 जनवरी से, 2027 से शुरू होगा। और खत्म कब होगा जाके? ये खत्म होगा 31 दिसंबर 2027 के अंदर। तो आप मुझे बताएं 30 जून इस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है ना? जिस कैलेंडर ईयर के अंदर 30 जून फॉल करेगा वो कैलेंडर ईयर कौन सा हुआ? तो फिर इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? 2027। तो क्या बोलेंगे ये कौन सा टैक्स ईयर है? टैक्स ईयर 2027। डेफिनेशन मुकम्मल हो गई, याद भी हो गई। अ पीरियड ऑफ एंडिंग ऑन डिनोटेड बाय द इन विच द, शाबाश। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे, आसान सी बात है बच्चे। अगला कॉन्सेप्ट, स्पेशल टैक्स ईयर। अगेन a period of $12 months, a period of 12 months। बिल्कुल ठीक हो गया बच्चे, साथ साथ एक्टिव रहना ताकि हम इस सेशन के अंदर साथ साथ याद भी करते हैं। a period of 12 months। इसकी क्लोजिंग डेट एंडिंग ऑन अदर देन, एंडिंग ऑन अदर देन 30 जून। एक्सीलेंट, एंडिंग ऑन अदर देन, एंडिंग ऑन अदर देन 30th जून। शाबाश, बिल्कुल ठीक। अदर देन 30th जून, एंडिंग ऑन अदर देन 30th जून। जी बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं एक टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2026 से और एंड होगा 30th सितंबर 2027। जी बच्चे मुझे बताइएगा बात क्लियर हुई है या नहीं? अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं 12 माह की मुद्दत बनती है या नहीं बनती? बिल्कुल ठीक हो गया, 12 मंथ्स है। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक बच्चे। आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना है साथ साथ। कितने माह की मुद्दत है? 12 माह की। 12 माह की मुद्दत पूरी है, चले ठीक हो गया जी। अब आप मुझे बताइएगा एंडिंग डेट 30 जून है या अदर देन 30 जून? अदर देन 30 जून। 30 सितंबर 30 जून तो नहीं ना होती, तो अदर देन, शाबाश, अदर देन 30th जून। तो बताएं नॉर्मल टैक्स है या स्पेशल टैक्स? आसान है ना बात, याद रखना मुश्किल तो नहीं। एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, एग्जामिनर ने डेट आपको बता दी तो उससे तो पता चल जाएगा। अगर नहीं बताई तो क्या अजम्पशन लेंगे, नॉर्मल या स्पेशल? हमेशा नॉर्मल अजम्पशन। क्लियर हुआ? अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, जब तक खुद ना कहते। समझ आ रही है बच्चे? हमारी अजम्पशन क्या होगी? नॉर्मल, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, जब तक वो खुद ना मेंशन करे। हमारी अजम्पशन कौन से टैक्स ईयर की होगी? नॉर्मल टैक्स ईयर। अगेन रिपीट कर, अ पीरियड ऑफ एंडिंग ऑन अदर देन, शाबाश। क्या बोलेंगे? हाँ, तो इसको बोलेंगे स्पेशल या नॉर्मल? स्पेशल टैक्स ईयर। बच्चे बात क्लियर हो गई? अब अगला सवाल वही वाला जो हमने नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए डिस्कस किया था, इसके लिए भी डिस्कस करना। इसके लिए पहले रूल समझना है क्योंकि सेंटेंस थोड़ा सा मुश्किल है। पहले आप ना ट्रिक समझो कि कैसे पता चलेगा कि ये टैक्स ईयर कौन सा, कैसे पता चलेगा ये टैक्स ईयर कौन सा। आपने ये देखना है कि इसके बाद अगला 30 जून कब आ रहा है, उसकी डेट लिखी, बताएं क्या है? 30 जून 2028, यही है स्पेशल टैक्स ईयर। जिस डेट पे खत्म हो रहा हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, स्पेशल टैक्स ईयर जिस डेट पे खत्म हो रहा हो उससे अगला 30 जून कब आ रहा है, आपने वो डेट लिख लेनी। वो जिस कैलेंडर ईयर में आए
वो कैलेंडर ईयर टैक्स ईयर होगा। आसान हो गया। आपने इससे नेक्स्ट देखना है 30 जून की डेट लिख लो। वो 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में आए वो कैलेंडर ईयर ही क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर। मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे, ट्रिक समझ में आ गया। इससे वेरी नेक्स्ट 30 जून उसकी डेट लिखनी है, और वो 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करे, वो 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करे वो कैलेंडर ईयर ही क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर। सेंटेंस लिखो। डिनोट किससे करना है? बाय द। शाबाश। किससे? रेलिवेंट। रेलिवेंट टू नॉर्मल। रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर in which closing date of special tax year falls, denoted by the calendar year relevant to normal tax year in which the closing date of special tax year falls। क्लियर हुआ? याद हो जाएगा सेंटेंस, करो याद। हाँ, इसके तीन टुकड़े बनाना। डिनोटेड बाय द, रेलिवेंट टू, शाबाश, इन विच द, शाबाश, क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। बच्चे बात क्लियर हो गई? स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन क्लियर? अ पीरियड ऑफ 12 माह की मुद्दत होगी। शाबाश। दूसरी बात, एंडिंग ऑन, शाबाश। और थर्ड वन एंड द लास्ट वन, नॉर्मल टैक्स ईयर। शाबाश, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चे मेरी हेल्प कीजिएगा, एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी। आपने मुझे बताना है टैक्स ईयर कौन सा होगा। टैक्स ईयर बताओ। शाबाश, स्पेशल है और टैक्स ईयर 2000। बिल्कुल, एक्सीलेंट। कैसे पता चला स्पेशल टैक्स ईयर? शाबाश, 30 जून एंडिंग डेट नहीं, अदर देन 30 और पूरे 12 माह की मुद्दत भी है। बिल्कुल ठीक हो गया। एक और एग्जांपल बच्चे डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूं लेट्स सपोज 1 अगस्त 2022 और खत्म हो रहा है 31 जुलाई 2023। टैक्स ईयर बताना है 2024। शाबाश। और नॉर्मल या स्पेशल? स्पेशल टैक्स ईयर। बिल्कुल ठीक है जी, एक्सीलेंट। समझ आ रही है ना? अब थोड़ी सी रिवर्स वर्किंग करते हैं। रिवर्स में जाता हूं। मैं करता ये हूं कि मैं आपको एंडिंग डेट बताऊंगा और टैक्स ईयर की टाइप बताऊंगा। मैं कहूंगा इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आपने लिख के देनी है मुझे। रजिस्टर आप सब लोगों के पास है, कीजिएगा एक्सरसाइज। जी बच्चे, सबसे पहले है स्पेशल टैक्स ईयर। ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने डेट लिखनी थी तो पता चल जाना था। स्पेशल टैक्स ईयर, टैक्स ईयर है बच्चे 2025 और खत्म होने वाली डेट है 30 सितंबर। इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट बतानी है। देखिए बिल्कुल ठीक है, यहां से
इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने का तरीका समझना, ठीक है? आपने कर लिया होगा लेकिन फिर भी तरीका समझ लेना। सबसे पहला काम ये करना है, आपने इसकी क्लोजिंग डेट लिखनी है, जो मैंने मेंशन की हुई है ना वो डेट लिखी। लिखे जी बच्चे, क्या डेट है? 30th सितंबर। लिख ली बच्चे? इससे अगली डेट कौन सी होती है? ये कम अक्टूबर। फिल हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये 30th सितंबर, ये यकम अक्टूबर, कोई दिक्कत? आपने इससे अगला 30th जून लिख लेना, ये है 30th जून। और बच्चे ये जो मैंने टैक्स ईयर बताया हुआ है वो भी तो साथ लिखे, 2025। अब बाकी ईयर मेंशन करना आसान है, बताइएगा यहाँ पे क्या आएगा? 2024 और ये हो जाएगा 2023। लिखी गई डेट। अब एग्जाम में कभी भी एमसीक्यूज आए तो मुश्किल तो नहीं होगी, आसानी से बता पाएंगे ना इंशाल्लाह भी। और एक्सरसाइज करते हैं। जी बच्चे, टैक्स ईयर 2020 और इसकी बच्चे क्लोजिंग डेट है 31 मार्च। करो बच्चे जल्दी से सॉल्व। स्टार्टिंग डेट बतानी है और एंडिंग डेट बतानी है इस टैक्स ईयर की। जी, सबसे पहले वही तरतीब, सबसे पहले आपने लिखना है 31 मार्च, फिल कर दिया। और ये बच्चे इससे वेरी नेक्स्ट डेट क्या होगी? 1 अप्रैल, ठीक हो गया। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट 30th जून और टैक्स ईयर 2020, ऐसा ही है। और ये भी बच्चे 2020 ही होगा, ऐसा ही है ना, ये भी 2020 होगा। और ये 2019। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक किया आप लोगों ने। एक और एक्सरसाइज कर लें जी बच्चे, टैक्स ईयर 2024 और बच्चे 31 दिसंबर। जी जी बच्चे, 31 दिसंबर, 1 जनवरी। इसके बाद बचे 30th जून 2024। और ये बचे, ये टैक्स ईयर है ना, हमने तो टैक्स ईयर वही वाला लिखना होता है, कैलेंडर ईयर लिखना है। अब ये 23, शाबाश, ये भी 2023। ये ना हो आप इसको 2022 कर दें, 12 माह से ज्यादा मुद्दत हो जाएगी, तो ये 12 माह की मुद्दत से ज्यादा तो हो नहीं सकती। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया बच्चे। जी देखिए बच्चे, हमने रूल क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इससे अगला 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में आएगा उस कैलेंडर ईयर से इस टैक्स ईयर को डिनोट किया जाएगा, ऐसे ही है ना? तो मैंने क्या बोला था, टैक्स ईयर कौन सा है? 2024। तो अब मुझे बताएं इस डेट के बाद जो 30 जून आया वो 30 जून 2024 में है, तो ये 31 दिसंबर फिर किस में होगा? 2023 में। क्लियर हुआ? और ये फिर तो 2023 बनेगा स्टार्टिंग डेट पर, क्योंकि 12 माह से ज्यादा मुद्दत तो हो नहीं सकती टैक्स ईयर। इसकी एक एक्सेप्शन है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मिसलेनियस सेक्शन में। कुछ सेक्शंस हैं
उस पर हम पढ़ेंगे कि 12 माह से ज्यादा मुद्दत का भी टैक्स ईयर हो सकता है, वो किस सिचुएशन में हो सकता है। जी, कोई प्रॉब्लम यहां तक? जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया पढ़ना, वो क्या है? टैक्स ईयर। सेक्शन 74, सेक्शन नंबर याद रखने की अभी जरूरत नहीं। कितने टाइप्स के टैक्स ईयर हैं? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टैक्स ईयर। टैक्स ईयर के कितनी काइंड्स हैं? थ्री। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टैक्स ईयर। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, ट्रांजिशन। फर्स्ट वन, नॉर्मल टैक्स ईयर। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर किसे कहते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर कितने माह की मुद्दत है बच्चे? कितने माह की मुद्दत है? 12 माह की मुद्दत है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? एंड किस डेट पे हो रहा होगा? 30th डे ऑफ जून। जून के 30 तारीख पे खत्म हो रहा होगा। अब ये सेकंड पार्ट था। इसको डिनोट किससे किया जाएगा? कैलेंडर ईयर, जिसमें क्लोजिंग डेट फॉल करेगी। अब बताएंगे, तीन टुकड़ों में डेफिनेशन याद होगी, सेम वही डेफिनेशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बताएं, इसको रिटेन कर लेंगे बच्चे इंशाल्लाह बीज। नेक्स्ट बच्चे, अगला कौन सा बच्चे? स्पेशल टैक्स ईयर। कौन सा टैक्स ईयर है बच्चे? स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर कितने माह की मुद्दत है बच्चे? 12 माह की मुद्दत। पहला टुकड़ा मुकम्मल हुआ, एंड हो रहा होगा किस पे? दूसरा टुकड़ा भी मुकम्मल। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। खत्म कब होगा? अदर देन 30th। अच्छा बच्चे, डिनोट किससे किया जाएगा? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कौन सा? रेलिवेंट टू, जिसमें क्लोजिंग डेट किसकी फॉल करेगी? बताएं, ये रिटेन हो जाएगा इंशाल्लाह भी। अभी तक कितनी डेफिनेशन याद कर ली? दो। फर्स्ट वन नॉर्मल, सेकंड वन स्पेशल टैक्स ईयर। बच्चे बात क्लियर है? स्पेशल टैक्स ईयर बच्चे दो तरह से है। एक है जो एफपीआर ने खुद से स्पेसिफाई कर दिया। अब स्पेसिफाइड का क्या मतलब? अगर कोई भी वो काम शुरू करे, उसका टैक्स ईयर स्पेशल ही होगा। उनको बता दिया कि भाई आपका कौन सा टैक्स ईयर है, ये कहलाता है स्पेसिफाइड। लेकिन अगर कोई चाहता है अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना, तो वो रिक्वेस्ट देके चेंज करवा सकता है। उसका कुछ प्रोसीजर है, ये देखिएगा, ये प्रोसीजर है, वो हम पढ़ेंगे। बट अभी हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड का मतलब कानून ने या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने खुद बता दिया। अब वो देखते हैं। सबसे पहले जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो शुगर मैन्युफैक्चर करती है, उनका स्पेसिफाइड टैक्स ईयर कब खत्म हो रहा होगा? याद रखना, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ईयर एंड कब खत्म हो रहा होगा? 30th। सिंपल सी बात। इसके अलावा हर वो पर्सन जो राइस एक्सपोर्ट करेगा, क्या कर रहा है? हर पर्सन, पर्सन का मतलब है इंडिविजुअल हो, एओपी हो, कंपनी हो। गवर्नमेंट की बात अभी हम नहीं कर रहे। इंडिविजुअल हो, एओपी हो या कंपनी, कोई भी हो, लेकिन अगर वो राइस एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर। बताएं बच्चे, बात क्लियर है या नहीं? अच्छा, अगर बैंक की बात करें या इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, उसका भी ईयर एंड कौन सा होगा? अब बताएं, स्पेसिफाइड बाय फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कोई सी तीन एग्जांपल बताएं जो स्पेशल टैक्स ईयर की। शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उसका ईयर एंड क्या? 30 सितंबर। राइस एक्सपोर्टिंग 31 दिसंबर। और उसके अलावा बैंक्स हो गए 31 दिसंबर। इंश्योरेंस कंपनीज 31 दिसंबर। इसके अलावा अगर कोई पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहता है तो वो चेंज करवा सकता है। उसका प्रोसीजर डिस्कस करें, एक एक करके बात पढ़ते भी चले जाएंगे, साथ साथ डिस्कस भी करते चले जाएंगे। ठीक है जी बच्चे? जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं। बच्चे कहते हैं, लेट्स सपोज अ पर्सन। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन की बात करें तो वो डिफरेंट हो जाएगा। एक अगर पर्सन चाहता है, अ पर्सन वांट टू चेंज हिज टैक्स ईयर, अ पर्सन
वांट्स, ख्वाहिशमंद है कि वो चेंज करवा ले। अच्छा, चेंज की कितनी ऑप्शन हो सकती है? सिंपल सी, मैंने सिंपल लिखना है हिंट, सेंटेंस में आपको पूरा पढ़ के समझा दूंगा। फर्स्ट वन, कितनी ऑप्शन हो सकती है? नॉर्मल टू, शाबाश, नॉर्मल टू, बिल्कुल ठीक हो गया। पहली ऑप्शन बिल्कुल क्लियर। इफ अ पर्सन वांट टू चेंज हिज टैक्सियर फ्रॉम नॉर्मल टू, फर्स्ट वन क्या ऑप्शन हुई? नॉर्मल टू स्पेशल। सेकंड वन क्या हो सकती है? शाबाश, एक्सीलेंट। सेकंड वन क्या हो सकती है? स्पेशल टू नॉर्मल। कुछ स्पेशल टैक्सियर में वो फॉल कर रहा था, वो चाह रहा है कि उसका टैक्सियर स्पेशल ना हो बल्कि नॉर्मल। कोई इसके अलावा भी ऑप्शन बन सकती है? जी बन सकती है। क्या? नहीं, नॉर्मल टू नॉर्मल नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, स्पेशल टू एन अदर स्पेशल, स्पेशल टू एन अदर स्पेशल, ट्रांजिशनल की तरफ नहीं भी जाना, स्पेशल टू एन अदर स्पेशल। जैसे उसका टैक्स ईयर ईयर एंड हो रहा था 30 सितंबर पे, वो चाह रहा है 31 दिसंबर पे एंड हो जाए, तो बताए 30 सितंबर भी स्पेशल है, 31 दिसंबर भी। अच्छा, अगर किसी का 31 मार्च पे एंड हो रहा है, वो कह रहा है मेरा 31 मार्च की बजाय 31 जुलाई पे एंड हो जाए, 31 अगस्त पे एंड हो जाए, तो बताए दोनों ही क्या है? स्पेशल। तो स्पेशल टू अनदर स्पेशल। तो कितनी ऑप्शंस हो सकती हैं बच्चे? 3। अभी बताएं, अ पर्सन हु वांट टू चेंज हिज टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू, शाबाश, स्पेशल टू, स्पेशल टू, उसे क्या करना होगा भाई? उसको एप्लीकेशन देनी होगी, मे अप्लाई। अप्लाई का क्या मतलब है? एप्लीकेशन देना होगी। मे अप्लाई क्या मतलब है इसका? एप्लीकेशन देना होगी। एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी? इन राइटिंग। मे अप्लाई इन राइटिंग। इफ अ पर्सन वांट टू चेंज हिज टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, स्पेशल टू नॉर्मल, स्पेशल टू अनदर स्पेशल, क्या करना पड़ेगा उसे? मे अप्लाई इन राइटिंग टू द, किसको देनी है भाई एप्लीकेशन? कमिश्नर। किसको देनी है? कमिश्नर। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन चेंज करवाना चाह रहे हैं फिर एफपीआर, और अगर एक पर्सन चेंज करवाना चाह रहा है तो कमिश्नर। फर्क समझ में आ गया? ग्रुप ऑफ पर्सन एफबीआर, एक पर्सन कमिश्नर। दोबारा रिपीट करें, ग्रुप ऑफ पर्सन और अगर एक पर्सन कमिश्नर। इफ अ पर्सन वांट टू चेंज हिज टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, स्पेशल टू नॉर्मल, स्पेशल टू अनदर स्पेशल, देन ही मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर और रिक्वेस्ट करेगा। अच्छा जी, अब यहां तक पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। 2 पॉइंट समझ लेते हैं फिर उसकी रीडिंग का, फिर अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा भाई, एप्लीकेशन तो आपने दे दी। अब एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन में आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन में 2 चीजें मौजूद होनी चाहिए। फर्स्ट वन तो मैंने ये बोला था कि एप्लीकेशन होनी कैसी चाहिए? इन राइटिंग। बिल्कुल ठीक होगा जी, एक्सीलेंट। प्रोवाइड किसको करनी है? कमिश्नर। और एप्लीकेशन में क्या मौजूद होना चाहिए? कंपेलिंग नीड। इसको उर्दू में अगर मैं लिखना चाहूं तो हम कह सकते हैं अशद जरूरत। या इसको ये भी तो कहा जा सकता है मजबूरी, जिसके लिए आप चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है ना? तो शो या शोइंग कंपेलिंग नीड। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? आपके एप्लीकेशन में क्या नजर आना चाहिए? आपकी मजबूरी जाहिर होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपने मजबूरी बताई और कमिश्नर क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। क्या हो गया? सेटिस्फाइड, मुतमईन हो गया।
सेटिस्फाई हो गया, मुतमईन हो गया, उसके यकीन आ गया कि भाई जो आप मजबूरी बता रहे हो वाकई आपकी मजबूरी बनती है, वो आपको क्या कर देगा, परमिट कर देगा, परमिशन दे देगा। क्या दे देगा बच्चे, परमिशन। और परमिशन क्या हो सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन हो सकती है, जरूरी नहीं हमेशा हो, इफ एनी भी लिख देते, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक हो गया यहां तक। एक पर्सन अगर अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहता है, वो इन राइटिंग एप्लीकेशन लिखेगा, उसमें अपनी मजबूरी बताएगा और वो जाके कमिश्नर को दे देगा। या उसने टैक्स ईयर चेंज करवाना है नॉर्मल से स्पेशल में, स्पेशल से नॉर्मल में, या स्पेशल से दूसरे स्पेशल में। अगर कमिश्नर मुतमईन हो गया आपकी उस मजबूरी अशद जरूरत को देख के मद्देनजर रखते हुए, वो आपको इजाजत दे देगा, और इजाजत देते हुए वो कोई ना कोई कंडीशन साथ अटैच कर सकता है। अगर वो मुतमईन ना हुआ आपकी मजबूरी से, नॉट सेटिस्फाइड, जी बच्चे, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो क्या कर देगा आपकी एप्लीकेशन को, एक्सीलेंट। अगर वो रिजेक्ट करेगा, साथ ही दो काम करने पड़ेंगे, रिजेक्ट करेगा साथ लिखते हैं, ये शाबाश, एक्सीलेंट। रिजेक्ट करेगा तो कितने काम करने, दो काम। अगर वो रिजेक्ट करेगा तो रीजन ऑफ रिजेक्शन देगा, रिजेक्ट करेगा तो क्या प्रोवाइड करेगा, भाई क्यों उसने आपकी बात को नहीं माना, क्यों वो मुतमईन नहीं हुआ, रीजन देगा, रीजन ऑफ रिजेक्शन। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, आपको अपनी बात सुनाने का एक मौका भी फराहम करेगा। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, याद रखना। जैसे बाज़-औक़ात होता है आपने एप्लीकेशन लिखी प्रिंसिपल साहब के नाम, प्रिंसिपल साहब के पास एप्लीकेशन लेके चले गए तनवीर साहब, प्रिंसिपल साहब ने वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी। आप कहते हैं तनवीर साहब के एक दफा मुझे मौका दे, मैं प्रिंसिपल साहब को अपनी बात खुद जाके समझा दूं। इसे क्या कहते हैं, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। बच्चे बात क्लियर हो गई। अगर आपकी बात या आपकी एप्लीकेशन मनसूख हो गई तो फिर क्या होगा, दो, पहला रीजन ऑफ रिजेक्शन दी जाएगी और सेकंड वन, शाबाश। एक और बात करके ये आगे चलते हैं। एक सिचुएशन होती है विदड्रॉ, ये होता है प्रायर परमिशन। पहले आपको इजाजत मिली, बाद में वो इजाजत मनसूख हो गई, वो फैसला वापस ले लिया। विड्रॉ का क्या मतलब है, फैसला वापस ले लिया। अगर ये फैसला वापस लिया तो फिर इसमें भी दो काम, फिर वही दो काम, कौन कौन से, शाबाश, एक्सीलेंट, रीजन और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। जी बच्चे बात क्लियर हुई यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर ये अगर इजाजत दे के उसको उसको कर देते हैं, मतलब रिजेक्ट कर देते हैं, तो उस पे लीगल एक्शन होते हैं? नहीं, वो अपील में वो कैसे हो सकता है, वो बात की बात हम करेंगे, ठीक है। यहां तक बच्चे बात क्लियर हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा बच्चे, अ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन है या एक पर्सन है, अ पर्सन, जो कि कौन सा टैक्स ईयर यूज कर रहा है, वो इन राइटिंग अप्लाई कर सकता है। किसको अप्लाई करना है,
अगर एक पर्सन है तो किसको अप्लाई करेगा? टू अलाउ हिम, कि वो इसको इजाजत दे कौन सा टैक्स ईयर यूज करने की? कमिश्नर मे बाय एन ऑर्डर अलाउ हिम टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर, या अदरवाइज कोई और भी हो सकता है। कमिश्नर उसे क्या प्रोवाइड कर सकता है? परमिशन। और परमिशन देते हुए कोई ना कोई कंडीशन अटैच। इफ द पर्सन हैज शोन, पर्सन को क्या बतानी पड़ेगी? अपनी मजबूरी, अशद जरूरत, कि वो स्पेशल टैक्स ईयर यूज करना चाह रहा है या वो नॉर्मल टैक्स ईयर यूज करना चाह रहा है, एज द केस मे बी। चेंज ऑफ टैक्स ईयर नॉर्मल टू स्पेशल, जो ग्रांट किया कमिश्नर ने, कमिश्नर ने पहले क्या दे दी? इजाजत, बाद में उस इजाजत को क्या कर दिया? विड्रॉ। विड्रॉ का क्या मतलब है? इजाजत को अगर उसे लगा कि ये फिजिबल नहीं रहा तो फिर उसे दो काम करने हैं। क्या करना है? पहले नंबर पे रीजन प्रोवाइड करनी है विड्रॉल की, और दूसरे नंबर पे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसके बाद बचे नेक्स्ट इफेक्टिव डेट की बात मैं कल करूंगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस। अच्छा बच्चे, अगर कमिश्नर को लगा कि आपकी जो आपने जो अशद जरूरत बताई हुई है वो ठीक नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाइड। वो क्या हो गया? डिससेटिस्फाइड। तो फिर वो क्या करेगा? आपकी उस एप्लीकेशन को मनसूख कर दे, और आप हो गए नाराज। अब अगर आप नाराज हो गए हो तो आप ये अपील किसके पास लेके जा सकते हो? जो आप सवाल पूछ रहे थे वो भी हम डिस्कस कल थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे। तो बस बाहर आज मैं अथॉरिटी का नाम बता देता हूँ, किसके पास लेके जा सकते? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अभी तक जितनी बातें मैंने बताई हैं सिर्फ उतना पढ़ा, अब दो बातें हमारी रह गई हैं, एक इफेक्टिव डेट के बारे में डिस्कशन, और एक अगर डिससेटिस्फाइड हम हुए, हम उसके फैसले से खुश नहीं हैं, तो फिर हमें क्या करना। इसमें एक पॉइंट मिसिंग है इन राइटिंग, कि अगर कमिश्नर डिससेटिस्फाइड हुआ और उसने आपकी एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर डाला, तो फिर वही बात, रीजन ऑफ रिजेक्शन भी प्रोवाइड करेगा और प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा। ठीक होगा जी बच्चे? पास पेपर का इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, मैं इंशाल्लाह कल आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। दो बातें रह गई कंप्लीट करके, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के साथ ये टॉपिक हम इंशाल्लाह मुकम्मल करके फिर अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई सवाल बचे आप लोगों की तरफ से? सब बातें क्लियर है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।